वेलकम एवरीबॉडी। जनरल साइंस जिसके अंदर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो केम सीरीज 2021 के अंदर हम केम सीरीज 06 यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज के रूप में लेकर वापस प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड या जनरल साइंस के अंदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर इसमें से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको सेलेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर हल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केम सीरीज के इस क्वेश्चन के अंदर। पहला प्रश्न है, किसी द्रव कोलॉइडी तंत्र को द्रव में प्रक्षेपित करने पर उसको क्या कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कोलॉइड से लिया गया प्रश्न है और ये पदार्थ की अवस्थाओं के अंदर कोलॉइड अलग से एक अवस्था है, या पदार्थ के वर्गीकरण के अंदर मिश्रण के अंदर जो विषमांगी मिश्रण है उसमें कोलॉइड प्रदर्शित किया जाता है। और उसमें पूछा है, द्रव कोलॉइडी तंत्र को द्रव में प्रक्षेपित करने पर उसको क्या कहा जाता है। अर्थात दो द्रव हैं और दोनों द्रव जिसमें से एक द्रव काम कर रहा है परिक्षिप्त प्रावस्था का और दूसरा द्रव जो काम कर रहा है वो है परिक्षेपण माध्यम का, परिक्षेपण माध्यम या डिस्पर्शन मीडियम। ये डिस्पर्शन फेज है और ये डिस्पर्शन मीडियम है, जिसमें डिस्पर्शन फेज जो दिया जाता है वो कम मात्रा में द्रव है उसके लिए ज़्यादातर आता है, और जो अधिक मात्रा में द्रव है उसके लिए हम माध्यम या मीडियम शब्द का उपयोग करते हैं। और दो द्रवों के प्रक्षेप प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम यदि द्रव द्रव है तो इससे निर्मित होने वाले कोलॉइड को हम क्या नाम देते हैं, इमल्सन कहते हैं। तो इसका मतलब इमल्सन, या हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं, पायस। और पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण या इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको आंसर निकालना है इमल्सन, अर्थात सेकंड ऑप्शन के अंदर आपको दिया हुआ है इमल्सन, या इसी को हिंदी के अंदर हम पायस के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दूध और दूसरा है इसमें तक्र। या फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी है जिसमें हम एक द्रव को दूसरे द्रव में या जल में अविलेप पदार्थों को जल में कोलॉइडी अवस्था में परिवर्तित करके दवाइयाँ निर्मित की जाती है, या तेल और जल का मिश्रण है तो ये भी वास्तव में इमल्सन या पायस का निर्माण करता है। और शरीर की भोजन प्रक्रिया के अंदर भी जितना भी हम फैट या वसा या तेल खाते हैं या घी खाते हैं, ये प्रक्रिया में घी और तेल आमाशय के अंदर नहीं पचता, लेकिन उससे आगे जैसे ही यह गृहिणी के अंदर या इसोफेगस के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर पित्त रस के मिलने से इसका पायसीकरण होता है, और पायसीकरण के बाद में ही इसकी पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। अर्थात तेल जल के अंदर मिलकर के पायस बनाएगा, कोलॉइड बनाएगा, और उसके बाद में पाचन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कौन सा, इमल्सन। ठीक है, जेल विलियन या विलय ये लिखा है, लेकिन ये सॉल के लिए शब्द लिया गया है, और अवक्षेप ये भी इसके अंदर प्रदर्शित नहीं होगा। तो जेल भी कोलॉइड है, इमल्सन भी कोलॉइड है, और सॉल दिया जाता है ये भी वास्तव में किसको प्रदर्शित करता है, कोलॉइड को ही प्रदर्शित करता है। तो इसके आधार पर हम पहला प्रश्न कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है, नम वायु में रखी हुई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है। तो इसमें जंग क्या है, तो जंग वास्तव में आयरन का ऑक्साइड है Fe2O3XH2O, और यहाँ पर जो ये संरचना बनती है जंग अर्थात आयरन तत्व से यौगिक का जो निर्माण होता है, अर्थात जंग वास्तव में एक यौगिक है, न तो मूल तत्व है, क्योंकि ये संरचना में परिवर्तन द्वारा दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से बनता है। लोहे और धूल का मिश्रण गलत है, लोहे और ऑक्सीजन और जल का मिश्रण ये मिश्रण नहीं है, ये रासायनिक अभिक्रिया से बना हुआ यौगिक है। ऐसी स्थिति के अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। नेक्स्ट में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। आप ऐसे प्रक्रियाओं के अंदर हमेशा घेरा करके प्रदर्शित कर दें, सही सिलेक्शन करना है, और अगर कंफ्यूजन होने की संभावना है तो सही को लिख करके आपको सेलेक्ट करना है। तो सही है उसको सही लिखें, गलत हो उसको काटते जाएं तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसमें से पहला दिया गया है, बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। गलत है, क्योंकि बर्फ का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन है,
जबकि मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। अर्थात पहला कथन आंशिक सही आंशिक गलत है, तो अपने प्रश्न के हिसाब से गलत माना जाएगा। दूसरा है बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ये भी सही है। इसके अलावा बर्फ का पिघलना रासायनिक परिवर्तन गलत, मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन, ये भी गलत है, दोनों ही गलत हो जाएंगे। चौथे में दिया है बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार का भौतिक परिवर्तन निरूपित करते हैं, ये भी गलत है। तो ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा कौन सा? सेकंड। एग्जाम में भी आप इस तरीके से यहाँ सही लिखा है तो सही को सही टिक करें, गलत को गलत करें, फिर देख लें सामान्य परिस्थितियों के अंदर 3 एक जैसे आंसर होंगे, चौथा जो भिन्न होगा जो राइट होगा वही आपको ऑप्शन के अंदर आंसर के अंदर लिखना है। और कोशिश करें जब भी आप OMR शीट भरते हैं तो एक प्रश्न हल किया है, हल करते ही OMR शीट क्वेश्चन के सामने बबल्स को, परफेक्ट बबल्स को आप काला करके प्रदर्शित कर दें, आंसर नोट कर दें। ठीक है, अगर प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो आप प्रश्न को गोला करके छोड़ दीजिए, ये बाकी है। जो प्रश्न हो चुका है उसको छोड़ते चाहिए, केवल नहीं किया है उसी प्रश्नों को गोला करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और जिनके आंसर आपने नोट कर दिए हैं वो प्रश्न दोबारा नहीं देखने हैं, ये जरूर ध्यान रखना। एक बार जो कर दिया है परफेक्ट है, अगर गलत भी हो गया है तो कोशिश करें कि आप सही तरीके से सिलेक्ट करें, लेकिन गलत कर दिया है तो उसमें आप उसको दोबारा देखेंगे तो फिर टेंशन होगी, एक आध और प्रश्न गलत कर बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में OMR का हमेशा से नियम है, एक प्रश्न आपने किया है बबल भर दीजिए, थोड़ी देर के लिए दिमाग को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तब तक आप फ्रेश दिमाग से दूसरा प्रश्न बिल्कुल सटीक रूप से कर सकते हैं। दिमाग को शांत रख के इस तरह के ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने प्रारंभ करेंगे तो अपने आप ही अच्छे मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं और गलती होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। ऐसी गलती कभी नहीं करें कि OMR शीट के अंदर OMR को आप कई बार क्या करते हैं कि पूरे प्रश्नों को सॉल्व कर दिया, जो टिक कर रखे हैं उनको भी आंसर भरते नहीं हैं, लास्ट में जब एक बार कर दिया उसके बाद देखते कौन कौन से छूट गए थे उनको हल करने में लगे रहते हैं और लास्ट में बहुत कम समय बचता है और कम समय के अंदर आप बबल भरने की कोशिश करते हैं। एक जगह भी अगर गलती हो गई, एक बबल भी गलत या एक प्रश्न भी गलत सेलेक्ट कर दिया तो फिर आपके सारी बाकी वाले प्रश्न गलत होने की 100% संभावना रहती है। इसलिए हमेशा दिमाग बैठा के रखें, OMR शीट के अंदर आंसर को प्रश्न करते ही आंसर फिल कर देना है और प्रश्न नहीं किया है तो प्रश्न पे गोला करके आगे बढ़ते जाइए और जो प्रश्न कर रहे हैं उस पे आप आंसर मार्क करते चलें। और वो प्रश्न जिनको मार्क कर दिया है गलती से ही उस एग्जाम में दोबारा नहीं पढ़ें, दोबारा केवल वही प्रश्न पढ़ें जो कि आपने नहीं किए हैं, जिनके ऊपर आपने नोट करके गोला क्वेश्चन के ऊपर या क्वेश्चन के नंबर पर गोला करके रखा है उसी को पढ़ें। सेकंड राउंड में जब आप उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, जो गोले कर रखे हैं और जो प्रश्न आपने सेकंड में हल कर दिए हैं उस पर टिक कर दीजिए और फिर आप थर्ड राउंड में देखते हैं तो ऐसी स्थिति में वापस टिक किए हुए प्रश्न नहीं देखने हैं और केवल गोले किए हुए प्रश्न जिनको सेकंड राउंड के अंदर आपने छोड़ दिया था उन्हीं को वापस देखना है। तो ये प्रक्रिया OMR शीट भरने के लिए आपको काम में लेनी है और इसमें कभी कोई गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? अर्थात परमाणु अभाज्य अर्थात एटम है, एटम विभाजित नहीं होने वाला है, ये प्रक्रिया सबसे पहले किसने प्रस्तावित की थी? तो बिल्कुल राइट आंसर है जॉन डाल्टन ने ये प्रक्रिया सर्वप्रथम प्रतिपादित की थी और इसे प्रदर्शित किया था परमाणु सिद्धांत में और उसमें स्पष्ट रूप से बताया था कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर एक इकाई के रूप में अभाज्य कण के रूप में या अविभाज्य कण के रूप में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में ये इकाई के रूप में अभाज्य कण के रूप में पार्टिसिपेट करता है और इसी प्रक्रिया का उपयोग करके हम रासायनिक अभिक्रियाओं को, सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं जिसमें क्रिया कारक में उपस्थित सभी परमाणुओं की संख्या जो है वो उत्पाद के अंदर भी उतनी ही होनी चाहिए और उसी का उपयोग करके हम समीकरण संतुलित करते हैं। तो ये प्रक्रिया आ जाएगी आपके डाल्टन के द्वारा। बर्जीलियस ने यहाँ पर क्या प्रदर्शित किया है? बर्जीलियस ने यहाँ पर वास्तव में तत्वों के प्रतीक प्रदर्शित किए हैं। बर्जीलियस ने, रदरफोर्ड ने परमाणु
मॉडल प्रदर्शित किया है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ रखा है। और आवोगाद्रो ने अणु की संरचना को प्रदर्शित किया है, जो कि आगे मोल के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और इसीलिए एक मोल को हम आवोगाद्रो संख्या के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसको दर्शाया जाता है इस रूप में। तो एक मोल 6.02 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है, और इसी को हम आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर तो पहला है, लेकिन बाकी प्रक्रियाएं भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संयोजकता 3 है? संयोजकता 3 है। तो सबसे पहले अगर पता है तो ठीक, नहीं है तो आप क्रम से लिख दीजिए और उसके बाद में संयोजकता दर्शाइए। मैं क्रम से लिख देता हूं, फिर संयोजकताएं प्रदर्शित करता हूं। तो यहां से शुरू करिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। संयोजकता लिखने के लिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1 0 के रूप में दर्शाते हैं। अब आप देखिए, ऑक्सीजन संयोजकता 2, इसके अलावा लिथियम संयोजकता 1, कार्बन संयोजकता 4, बोरोन की संयोजकता 3। प्रश्न पूछा है संयोजकता 3 किसकी है? तो बोरोन की संयोजकता यहाँ पर 3 आ रही है, बेरिलियम की आ रही है 2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। क्रम ध्यान रखना है। और इसके अलावा यदि ये संयोजकता सामान्य संयोजकताओं के रूप में हाइड्रोजन और क्लोरीन के सापेक्ष प्रदर्शित की जाती है, बाकी ऑक्सीजन के सापेक्ष अगर मैं अन्य तत्व या अगले आवर्त के तत्व लेता हूं तो कुछ जगह जैसे नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस आता है, इसकी संयोजकता 3 और 5 2 होती है। इसके नीचे सल्फर आता है तो यहाँ पर संयोजकता 2 4 6 3 हो सकती है। या फिर मैं क्लोरीन की बात करता हूँ तो इसकी संयोजकता 1 3 5 7 हो सकती है। जबकि सामान्य क्रम दिया है तो आपको 1 से 4 और फिर 4 से लेकर 0 तक संयोजकताएं प्रदर्शित करनी है, और उसी के आधार पर यह आंसर निकलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है, फिजिकल चेंज है या फिजिकल प्रोसेस है? तो इसमें पहला है खाद्य का पाचन। तो खाने का पचना प्रक्रिया वास्तव में रासायनिक परिवर्तन है, जिसमें बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। धातु का संक्षारण या जंग लगना बिल्कुल राइट है, रासायनिक परिवर्तन है। अभी हमने पढ़ा है कि आयरन ऑक्साइड के अंदर जलयोजित अवस्था में परिवर्तित होता है, रासायनिक संगठन पर परिवर्तित होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन। तो अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन की प्रक्रिया ऐसे होती है, यदि मैं H2SO4 की अभिक्रिया, तनु लेना है, ध्यान रखना, की अभिक्रिया जिंक से करता हूँ तो अभिक्रिया द्वारा जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। और इस प्रक्रिया के अंदर हमेशा रासायनिक परिवर्तन होता है, केमिकल चेंज होगा, जिसमें हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन होकर के हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित, अणु में परिवर्तित होकर पृथक होते। अर्थात एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन भी रासायनिक परिवर्तन है। और चौथा है आयोडीन का ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के अंदर ठोस आयोडीन गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित होती है, जहां पर केवल अवस्था परिवर्तन होता है, इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है, भौतिक प्रक्रम है। तो यहाँ पर केवल चौथा भौतिक प्रक्रम है, बाकी सभी रासायनिक प्रक्रमों को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है? 4 कण दिए गए हैं, सर्वाधिक द्रव्यमान युक्त कण कौन सा है? पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस का मतलब ही क्या है? प्रोटॉन। तो ऐसी स्थिति में दूसरे और चौथे ऑप्शन में द्रव्यमान क्या रहेगा? बराबर रहेगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन अधिकतम द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूनतम द्रव्यमान युक्त होगा, पृथक हो जाएगा। बाकी ये प्रोटॉन दे रखे हैं, न्यूट्रॉन, तो आपको केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तुलना करनी है। तो न्यूट्रॉन के विघटन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन निष्कासित होता है। ऐसी स्थिति के अंदर न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलता है तो एक इलेक्ट्रॉन या बीटा कण निष्कासित होते हैं, और बीटा कण वास्तव में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम है, फिर भी न्यूट्रॉन से ये द्रव्यमान कम होने से प्रोटॉन प्राप्त होते हैं, इसलिए सर्वाधिक द्रव्यमान युक्त कण कौन सा होगा? न्यूट्रॉन। तो नाभिकीय कणों के अंदर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक न्यूट्रॉन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सर्वाधिक न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं, न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास में संबंध है n बराबर द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए।
तब आ जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या का कैसे ढूंढेंगे? जो भी प्रतीक दिया गया है इसमें ऊपर लिखा गया है ये द्रव्यमान संख्या है, और नीचे यहाँ पर जो लिखा गया है ये परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। अगर कहीं पर नहीं लिखा परमाणु क्रमांक तो हम उसमें से ज्ञात कर लेते हैं। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले ऑप्शन में देखें, 59 में से 26 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 32 होगा। ठीक है, आंसर निकाल 33 होगा। 33, 6, 9 और उधर 3, 33 होगा। दूसरे ऑप्शन के अंदर देखें, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 61 में से आपको सबट्रैक्ट करना है 29, और ये हो जाएगा आपके 32, 9 2 11, 3 2 5 6, ठीक है 32। तीसरे के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या निकालिए, 61 में से कितना घटाना है? 30, तो ये हो जाएगा 31। इसके बाद में चौथे में दिया गया है जिंक के लिए 60 में से घटाना है 30, तो ये हो जाएगा 30। और इन चारों में पहले के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, 33 है, बाकी सभी में 32, 31 और 30 दे रखी है। तो ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन राइट आंसर है। तो जगह के हिसाब से हम पता लगा देते हैं कि द्रव्यमान संख्या है या परमाणु क्रमांक दिया गया है। बाकी आवेश के लिए राइट साइड में जगह दे रखी है। इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछते तो फिर हमें आवेश की आवश्यकता होगी। बाकी न्यूट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करते समय हमें आवेश को इंक्लूड नहीं करना है, आवेश को काम में नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में न्यूट्रॉन की संख्या का सूत्र पता है तो हम आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एकल परमाणविक स्पीसीज जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन और आवेश 2 है, -2 है, में विद्यमान होंगे। तो आवेश दिया गया है -2 और परमाणविक स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? 18 दे रखे। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है, आवेश 2, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो दे रखी है 18, आवेश आपको दे रखा है -2। इसका मतलब इसमें 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। अर्थात यदि मुझे परमाणु क्रमांक प्रदर्शित करना है तो मैं 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम करूंगा, तभी उदासीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त होगी। ऐसी स्थिति में Z का मान होगा 16 और उसी के आधार पर आप आंसर चेक करें क्या होता है। तो मैं विद्यमान होंगे एक उदासीन आर्गन परमाणु के जितनी इलेक्ट्रॉन संख्या है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ऑर्गन के अंदर परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उदासीन ऑर्गन में, तो ऑर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 18, और अगर उदासीन है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 18। जबकि यहाँ पर दिया गया एक परमाणविक स्पीसीज जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, आवेश -2 है, उसमें विद्यमान होंगे। तो एक उदासीन ऑर्गन परमाणु के जितने इलेक्ट्रॉन के जितनी इलेक्ट्रॉन संख्या, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन संख्या 18 दे रखी है, यहाँ पर भी आप कह सकते हैं 18, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है इलेक्ट्रॉन से अधिक प्रोटॉन होंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉनों की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं, इसलिए आवेश कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में सेकंड गलत हो जाएगा। तीसरा, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन तो होंगे, युग्मित अयुग्मित है इसका पता या निर्धारण नहीं हो सकता। लेकिन कैसे हो सकता है? अगर मैं 16 से 18 करूंगा तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? युग्मित अवस्था में होंगे, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा है 20 प्रोटॉन होंगे, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि परमाणु क्रमांक अगर 16 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 16, 20 नहीं होगी, तो आपके ये ऑप्शन भी क्या होगा? गलत होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा नंबर 1, अर्थात परमाणविक स्पीसीज जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन और आवेश -2 है उसमें ऑर्गन परमाणु के जितनी इलेक्ट्रॉन संख्या उपस्थित होगी, अर्थात 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, जो कि दे रखे हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो एक बार वापस ध्यान दें, पहले प्रश्न के आधार पर अपनी प्रक्रिया निर्धारित करें, उसके बाद में ऑप्शन को सिलेक्ट करते जाएं और उसके बाद जो गलत है उसको स्पष्ट रूप से गलत करते जाएं, तो अंत में राइट आंसर आपके सामने होगा। इस तरीके से ही हम राइट आंसर प्रदर्शित करते हैं। अगला है किसी परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान किस में होता है? परमाणु का सर्वाधिक द्रव्यमान कहाँ पर स्थित होता है? तो उसमें पहला दिया इलेक्ट्रॉन, दूसरा आवेश, तीसरा नाभिक और चौथा है इलेक्ट्रॉन अब्र। तो इलेक्ट्रॉन अब्र वास्तव में इलेक्ट्रॉन से संबंधित है, द्रव्यमान नहीं होता है।
इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान नहीं होता, आवेश में भी द्रव्यमान नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में नाभिक में सर्वाधिक द्रव्यमान होगा और नाभिक का द्रव्यमान कहाँ से आता है? न्यूक्लियन से आता है या नाभिक के कणों से आता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, नाभिक के न्यूक्लियन की वजह से इसमें परमाणु में सर्वाधिक द्रव्यमान उपस्थित होता है, नाभिक में ही परमाणु द्रव्यमान उपस्थित होगा। नेक्स्ट है, इन दोनों कथनों को सावधानी पूर्वक परीक्षा कर सही उत्तर का चुनाव करें। राइट आंसर आपको निकालना है। 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन अलग अलग हैं, अंडरलाइन करके देखें। पहला, कोयले को हीरे में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। कोयला कार्बन का अपर रूप है, हीरा भी कार्बन का अपर रूप है, और इन दोनों के परिवर्तन के अंदर भौतिक परिवर्तन ही होता है, केवल संरचना बदलती है, सूत्र या संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों का प्रतीक सी ही रहता है, दोनों ही तत्व है, केवल उनकी व्यवस्था बदलती है। अर्थात अपर रूप वास्तव में एक ही तत्व के भौतिक अलग अलग रूप हैं, तो केवल भौतिक परिवर्तन ही होता है। अर्थात दिया गया पहला कथन क्या होगा? सही होगा। सेकंड, भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन को या कंपोजिशन को नहीं बदलता है। कंपोजिशन को नहीं बदलता है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या है? सही है। तो अब आप इसके आधार पर आंसर निकालें। पहला है भौतिक परिवर्तन है और भौतिक परिवर्तन पदार्थ के संगठन को नहीं बदलता है। तो अब इस आधार पर आंसर निकालें। दोनों कथन व्यष्टितः सत्य हैं और कथन ब कथन अ का सही स्पष्टीकरण करता है। सेकंड में दिया दोनों सत्य हैं और कथन ब कथन अ का सही स्पष्टीकरण करता है। अब यहाँ एक ही दिक्कत है कि दोनों में से कौन सा कथन दूसरे को सही कर रहा है। तो ये भौतिक परिवर्तन है, तो ये तो प्रक्रिया हो गई, और उसको समझाने का काम कौन कर रहा है? सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि इसमें संगठन नहीं बदल रहा, अगर इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है। तो समझा कौन रहा है? कथन ब। इसका मतलब दोनों सत्य हैं और कथन ब जो दिया गया है कथन अ का सही स्पष्टीकरण करता है। ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर कौन सा होगा? पहला। तो इस प्रकार के प्रक्रिया में पहले देखें कि दोनों कथनों में से कौन सा सामान्य कथन है और कौन सा उसकी व्याख्या कर रहा है। तो व्याख्या जो कर रहा है उसी के आधार पर आपको ऑप्शन निकालना है कि यहाँ पर जो ब कथन है वह सही स्पष्टीकरण करता है किसका? अ का। तो अ प्रक्रिया है और उसको समझा कौन रहा है? ये भौतिक परिवर्तन क्यों है? क्योंकि संगठन नहीं बदलता। तो ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो इस तरह के प्रश्नों में हमेशा जब भी दोनों कथन सही हैं तो आप तीसरे चौथे को भूल जाएं, केवल पहले दूसरे में से कौन किसकी स्पष्टीकरण कर रहा है वो प्रक्रिया के आधार पर देख करके उसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, 2 परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। तो समस्थानिक कब कहा जाता है? परिभाषा आपको यहां से निकालनी है। उनका परमाणु क्रमांक तो समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, ये सही कह रहा है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, तो ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो सेकंड सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। थर्ड है, उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, तब भी हम इस प्रक्रिया को प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या समान होते ही द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगी? ए समान हो जाएगी। लेकिन कहा प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो, जब प्रोटॉन भिन्न हो जाते हैं तो इसको हम केवल सम, ऊपर वाले सम न्यूट्रॉनिक है तो इसको हम समभारिक के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो सेकंड में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योगफल अर्थात द्रव्यमान संख्या समान है, प्रोटॉन संख्या भिन्न है तो उसको समभारिक या आइसोबेरिक कहा जाता है या आइसोबेरिक बार कहा जाता है। फिर लास्ट है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षय विधियां भिन्न हो, तो वो भी यहाँ पर इसमें से परिभाषा को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा नंबर 1, अर्थात परमाणु क्रमांक Z तो होता है समान लेकिन द्रव्यमान संख्या होती है भिन्न। अर्थात आवर्त सारणी चूंकि परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाई गई है तो ऐसे समस्थानिक सम स्थान पर रहते हैं, एक ही स्थान पर रहते हैं। इसका मतलब आवर्त सारणी में एक स्थान है तो Z क्या होगा? निश्चित। उसी आधार पर इसको समभारिक या समस्थानिक या आइसोटोप्स कहा जाता है। तो ये आइसोटोप के लिए प्रक्रिया प्रदर्शित की जाती है। तो ये आइसोटोप का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर सेलेक्ट करिए, चुनिए। इसमें 2 सूचियां दे रखी है, लेफ्ट साइड में वैज्ञानिक दिए गए सूची 1 में और दूसरे में उनके खोजकर्ता दिए गए। तो इनमें आप प्रारंभ करके सेलेक्ट करें। सबसे पहले गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, जे थॉमसन, जॉन डाल्टन, हम एक एक लेकर प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे सरलतम परमाणु संरचना प्रारंभ करते समय जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रदर्शित किया था, ये कैपिटल ए इसको यहाँ पर लिख दीजिए। सेकंड जे थॉमसन उपस्थित है, तो जे थॉमसन ने वास्तव में किसकी खोज की है, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की है, तो यहाँ पर आप डी लिख दीजिए। तो जे थॉमसन ने किसकी खोज की है, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद में आता है गोल्डस्टीन और जेम्स चैडविक, तो जेम्स चैडविक ने यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज की है, तो सी हो जाएगा, और गोल्डस्टीन ने यहाँ पर प्रोटॉन की खोज की है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। तो आपका राइट आंसर होगा, क्रम ये भी देख लेना, ए बी सी डी, बी सी डी ए, और इस स्थिति में ए बी सी डी ऊपर लिखा हुआ है और आंसर के अंदर आएगा बी सी डी ए, अर्थात पहला आंसर हो जाएगा। तो बी सी डी ए और कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारा राइट आंसर होगा पहला बी सी डी ए। कई बार आपको मान लो चारों नहीं आते हैं तो 2 के आधार पर भी कोशिश कर सकते हैं कि आंसर निकल रहा है, तो राइट आंसर सेलेक्ट करके बता सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों में अगर 2 भी आते हैं तो संभावना बनती है कि आपका उत्तर सही होने की संभावना रहती है। तो उसमें आप क्या करें, जो जो आ रहे हैं उनको लिख दीजिए, फिर क्रम में सेलेक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने तीसरा और चौथा लिखा, अगर ये दोनों के आधार पर आंसर निकलता है तो सी में डी आ जाएगा और इसमें ए, तो सी में डी 2 जगह है और डी में ए 2 जगह दिया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अगर मेरे ये दोनों सही हो जाते हैं तो इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला, और ऐसी स्थिति में इसका सही उत्तर आपको नंबर 1 फिल करना है। नेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न के अंदर है टंगस्टन तत्व का प्रतीक। बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा प्रश्न है। टंगस्टन तत्व का प्रतीक यहाँ पर आपको 4 में से दर्शाना है और आंसर आ गया होगा। पहला टी ए दे रखा है, दूसरा डब्ल्यू, तीसरा टी आई और चौथा टी सी। तो यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा सेकंड, क्योंकि टंगस्टन तत्व का प्रतीक वोल्फ्राम लैटिन नाम से लिया गया है। ऐसी स्थिति में इसका प्रतीक होता है डब्ल्यू, जबकि टी ए लिया हुआ है ये कहलाता है टेंटेलम, टी आई लिया हुआ है ये कहलाता है टाइटेनियम, और टी सी दे रखा है ये कहलाता है टेक्नीशियम। तो आपने आप ही पता चल जाएगा, टंगस्टन तत्व का प्रतीक डब्ल्यू है, वोल्फ्राम से लिया गया, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना, डब्ल्यू लैटिन नाम है। नेक्स्ट में उपधातु क्या होते हैं, सीधा सा है, उपधातु या मेटेलॉइड। मेटेलॉइड क्या है, तो सिंपल है, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हीं को उपधातु कहा जाता है। नाम उपधातु है लेकिन इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण उपस्थित रहते हैं। तो आप आंसर देख करें, 4 धातुओं के अन्य धातुओं के साथ बने मिश्र धातु को उपधातु कहते हैं, गलत है। धातुओं के कॉलॉइड, ये भी गलत है। धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण धर्म रखने वाले तत्व, बिल्कुल सही है। तो पहली चीज तो ये उपधातु वास्तव में क्या होंगे, तत्व या एलिमेंट होंगे। दूसरी चीज, एलिमेंट के आधार पर देखें तो कॉलॉइड नहीं हो सकते, मिश्र धातु भी नहीं हो सकते। फिर तीसरे में शीशे से भारी वस्तुएं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वस्तुओं के लिए या पदार्थ के लिए आ रहा है, जबकि हम यहाँ केवल बात कर रहे हैं पदार्थ में केवल तत्व की बात करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा, धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, उपधातु या मेटेलॉइड कहा जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, सूचियों को नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर सेलेक्ट करिए। वापिस सूची है, तो इस तरह के 1-2 प्रश्न जरूर एग्जाम के अंदर जनरल साइंस में पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान में। तो उसको आपको सबसे पहले आंसर चेक नहीं करना है, प्रश्न के अंदर जो पूछी सूचना है उसके आधार पर राइट आंसर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कार्बन 14, कार्बन कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, यूरेनियम 235 दे रखा है, तो उसको आप करेक्ट करते जाइए। पहला है
कार्बन 14, जो कि कार्बन डेटिंग के रूप में हम कार्बनिक मृत कार्बनिक युग पदार्थों की आयु निर्धारित करते हैं। तो कार्बन 14 डेटिंग यहाँ पर क्या काम आ रही है? पृथ्वी पर जीवाश्म आयु की गणना नहीं, कैंसर के उपचार के लिए नहीं, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में। तो यहाँ पर प्रक्रिया जीवाश्म आयु की गणना करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। जीवाश्म कौन से? कार्बनिक यौगिकों के जीवाश्म जो हैं उनकी आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन 14 काम में लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। कोबाल्ट 60 जो दिया गया ये कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, तो सी हो जाएगा। आयोडीन 131 ये गेंगा रोग या गलगंड रोग का उपचार करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, या इंग्लिश में इसको गोइटर कहते हैं। गोइटर के ट्रीटमेंट में, जिसमें आपके थायराइड ग्रंथि है ये आकार में बड़ी हो जाती है, उसके उपचार के लिए हम आयोडीन 131 का उपयोग पहचान करने के लिए करते हैं। समबारिक कौन कौन से हैं? तो समस्थानिक समबारिक के रूप में, वैसे यहाँ समबारिक शब्द काम का नहीं है, ये हटा देना। केवल यहाँ पर जो समस्थानिक दिए उनका उपयोग है, तो सूची सेकंड यहाँ पर उपयोग के लिए है, समबारिकों के लिए नहीं है। फिर है चौथा, तो अपने तीसरा हो जाएगा आपके ए, तो अपने आप ही बचा हुआ हो जाएगा। नाभिक रिएक्टर में हम किसका उपयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का उपयोग, और ये हो जाएगा डी। आप इसको पहले एक बार लिख दें, ये क्रम भी ध्यान रखना है और उसके साथ ये क्रम भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखें ए बी सी डी क्रम में दिया गया है, बाकी में आपको बी सी ए डी देखना है। तो बी सी ए डी आपके ऑप्शन के अंदर देखें तो पहले में ही दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। तो इस तरीके से इस प्रकार के प्रश्नों को सिलेक्ट करके फिर इनका राइट आंसर कैलकुलेट करना है। तो कोबाल्ट कार्बन 14 जीवाश्म आयु की गणना, कोबाल्ट 60 कैंसर उपचार के लिए, आयोडीन 131 गेंगा या गलगंड या गोइटर रोग के उपचार के लिए, और यूरेनियम 235 नाभिक की रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तत्व दिया गया है, उसकी रासायनिक गुण है, कौन तय करता है? तो सिंपल सा है, किसी भी तत्व के रासायनिक गुण सामान्यतः तत्व के बाह्यतम कोशों के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करते हैं। अष्टकपूर्ण है या नहीं है, इलेक्ट्रॉन युग्मित है या अयुग्मित है, उस प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं रासायनिक गुण। इसलिए आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसका राइट आंसर होगा, और उसी के आधार पर तत्वों के गुण निर्भर करते हैं। लेकिन कौन से रासायनिक गुण हैं? तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करेंगे, बाकी प्रोटॉन न्यूट्रॉन आदि पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या पर केवल भौतिक गुण निर्भर करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए रासायनिक परिवर्तन में भी हम देखते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है तब भी हम उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, अर्थात रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करते हैं। अगला है, कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? ऑप्शन दिया हुआ 100, 200, 250 और 300। तो इस आधार पर यदि हम आंसर निकालें, पहले तो ये ध्यान रखना पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों की बात की जाए तो राइट आंसर है इसका 92 यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है। तो यूरेनियम के तक के तत्व जिनकी परमाणु क्रमांक 92 है, वहाँ तक के तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में 92 के सबसे नज़दीक आंकड़ा है 100, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? लगभग 100। तो यहाँ पर कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पूछा हो, ध्यान रखना, इसलिए रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो हम इसका राइट आंसर लिखेंगे 100। और यदि 92 एग्जैक्ट है तो हम 92 ही लिखकर प्रदर्शित करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर सेलेक्ट करिए। तो ऐसी स्थिति में वापस एक बार और आ गया है। तो इस तरीके से पहले में दिया गया तत्व यूरेनियम का समस्थानिक किस में उपयोग में लिया जाता है? कैंसर उपचार में, ये भी हमने प्रक्रिया ली थी। सेकंड है, कोबाल्ट का समस्थानिक यूरेनियम का समस्थानिक पूछा है, तो यहाँ पर नाभिकीय ईंधन के रूप में यूरेनियम का समस्थानिक प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार के लिए लिया जाता है। कोबाल्ट 60, ये था यूरेनियम 235 और ये था कोबाल्ट CO स्मॉल लेटर में लिख के 60।
ये ए या कैंसर के उपचार में प्रयुक्त करते हैं। आयोडीन का समस्थानिक I131 और ये प्रयुक्त किया जाता है गलगंड के उपचार में, तो बी हो जाएगा। और रेडियम का समस्थानिक नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये हो जाएगा डी। तो आपका क्रम हो गया डी ए बी डी ए। रेडियम का समस्थानिक है, रेडियम का समस्थानिक है, द्वितीयक कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, सी लिखना था। तो यहां पर हो गया आपके डी ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी डी के क्रम में डी ए बी सी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। तो आप ध्यान रखना, अब यहाँ समझने लायक क्या चीज है, यूरेनियम का समस्थानिक नहीं कोबाल्ट दे रखा है और एक रेडियम दे रखा है, ठीक है। तो कोबाल्ट समस्थानिक बी कैंसर उपचार में प्रयुक्त किया जा रहा है, रेडियम का समस्थानिक भी कैंसर उपचार में प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन कोबाल्ट सामान्य कैंसर के अंदर प्राथमिक कैंसर उपचार के लिए, और जबकि रेडियम समस्थानिक द्वितीयक कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये दोनों प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है, बाकी वही सामान्य है जो हम पहले से काम में ले रहे हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं, यहाँ तक आपके प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंदर वापस कैम्प सीरीज के अगले कुछ प्रश्न लेकर वापस प्रदर्शित करेंगे। और ट्राई रहेगी जितने टाइप के प्रश्न हैं उन सभी प्रकार के प्रश्नों को एक एक करके समूह के रूप में हम यहाँ लेते रहें, और उसके साथ में जनरल साइंस के जितने भी एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं उससे रिलेटेड जो सूचना है वो आप तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।